बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद की अयूब कॉलोनी में फैक्ट्री की जहरीली गैस घर में दाखिल होने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री की इजाजत किसने दी? महकमा इंडस्ट्रीज, माहौलियात, लेबर डिपार्टमेंट और वासा सब बेखबर निकले। जिम्मेदारान का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको अपडेट करें हैं एक अफसोसनाक खबर के हवाले से। फैसलाबाद की अयूब कॉलोनी में फैक्ट्री की जहरीली गैस घर में दाखिल होने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री की इजाजत किसने दी? महकमा इंडस्ट्रीज, महकमा माहौलियात, लेबर डिपार्टमेंट और वासा सब बेखबर हैं। किसकी गलती, कौन जिम्मेदार? अयूब कॉलोनी फैसलाबाद में फैक्ट्री की जहरीली गैस 3 जाने निगल गई। वाकई में 40 साल रुबीना, 50 साल अशरफ और 9 साल खदीजा दम तोड़ गईं। लवाहकीन ने जहरीली गैस के अखराज से अमवात की तस्दीक कर दी। मैं इस बात का नहीं शायद हूँ, यहाँ पे कोई ट्रक नहीं आया जिसमें से केमिकल, यहाँ पे केमिकल ऑलरेडी आता है जिससे ये कपड़ा धुलाई करते हैं। ये बहुत सख्त केमिकल है जिसकी वजह से जानी नुकसान होते हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक केमिकल गाड़ी से गिरा और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। केमिकल की ट्रांसपोर्टेशन की भी गवर्नमेंट की तरफ से SOPs जो हैं वो बड़ी क्लियरली डिफाइंड हैं। तो हमने इसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जिसमें हमारे इंडस्ट्री के और रेस्क्यू 1122 के और हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स जो हैं उसको हेड करेंगे। तो टेक्निकल लोगों को भी हमने इसमें डाला है ताकि हम एक तो तयन कर सकें कि किस शख्स की किस हद तक जो थी गैर जिम्मेदारी उसमें थी या लापरवाही थी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सरबराही में बनाई जाने वाली इंक्वायरी कमेटी का कोई भी नुमाइंदा वाक़े के 18 घंटे गुजर जाने के बाद भी मौका पर ना पहुंच सका। दिन में से ये काम कर रहे थे तो इनसे ये ज्यादा गिरा है, तो इन्होंने वो उठाने की बजाय उसको गटर लाइन, सीवरेज लाइन में फेंक दिया पानी के जरिए, जिसकी वजह से दिन में ही लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। लेकिन जब शाम को ये लोग अपने ससुराल, अपने मायके गए हुए थे, यूं ही आए, इनका थोड़ा घर नीचे है, सीवरेज लाइन इनके घर के नीचे से जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ फरजाना सिद्दीक, सिटी 41 फैसलाबाद। अंदरून शहर चन्योट में बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों की भरमार है। सिटी 41 की खबर नशर करने पर डिप्टी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद रियाज ने नोटिस लिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अंदरून शहर की 25 इमारतें खतरनाक करार देकर आखिरी नोटिस भिजवा दिए हैं, जबकि इंतजामिया का खतरनाक इमारतों में रहने वालों को घर खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग ने इस हवाले से कहा कि बिल्डिंग इंजीनियर और मुतल्लिका इदारे की तस्दीक तक इमारतों को क्लियर नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी पर बात करेंगे, बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद रियाज ने सिटी 41 की खबर का नोटिस लिया। गुज़श्ता दिनों सिटी 41 की जानिब से अंदरूनी शहर में वाक़या जो बसीदा इमारतें हैं जो खस्ता हाल थी, उन पर सिटी 41 की जानिब से ये खबर जो है वो नशर की गई थी, जिस पर म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग राय ज़हीर अब्बास संगरा की जानिब से जो ऐसे बसीदा इमारतें हैं उनके जो मालकान हैं उन्हें नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, ऐसी कितनी इमारतें हैं शहर में जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि चन्योट एक बहुत बड़ा कदीम शहर है, पुराना शहर है। ये बेसिकली तो इसकी जो बैक जाती है सिकंदर आजम के दौर तक जाती है, लेकिन उसके बावजूद बल्दिया चन्योट DC साहब की डायरेक्शन के ऊपर, गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर हम सर्वे कर रहे हैं। शहर के अंदर जितनी भी पुरानी बिल्डिंग, खस्ता बिल्डिंग ज़ाहिर तौर पर नजर आती हैं, सभी को नोटिस दिया गया है और पिछले चंद दिनों में कुछ बिल्डिंग हमने गिरवाई भी हैं। कुछ बिल्डिंग के मालकान को हमने कहा कि जो मरम्मत के काबिल हैं उनको मरम्मत करवा दिया जाए, कि मरम्मत हो चुकी हैं। मज़ीद जो अभी 25 बिल्डिंग्स को नोटिस जारी किया गया है, फाइनल नोटिस ये है, उनको या तो मरम्मत करवाया जाएगा, कि मरम्मत नहीं करेंगे तो फिर उनको सील करके उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। अगर सर जो लोग उन मकानों में बैठे हैं जो बसीदा इमारतें, अगर वो उसके खिलाफ वो नई इमारत नहीं बनाते, उनके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जो इसमें जुर्माना भी है और जो कि अदालत की डायरेक्शन के ऊपर, अदालत के फैसले के मुताबिक कैद भी है। लेकिन उस सूरत हाल तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग जो कि इस चीज़ को जानी माली नुकसान हो, जो वहाँ का रेजिडेंट है उसका है, तो वो अक्सर खुद ही जो हमारी तरफ से डायरेक्शन जारी होती है उसके मुताबिक मरम्मत करवा देते हैं।
बिल्कुल जी, राय ज़हीर अब्बास संगरा जो यहाँ पर म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग है, उनकी आपने बात सुनी और उनका इस सिलसिला में कहना है कि 25 के करीब ऐसे बुसीदा इमारतें हैं जिन्हें नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं और उनका इस सिलसिला में कहना है कि अगर वो मालक मकान अपनी तरफ से जो है वो उस मकान की मुरम्मत नहीं करवाते तो उनके खिलाफ जो है वो लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। और 25 के करीब ऐसी इमारतें हैं जो बुसीदा हैं और सिटी 41 की जानिब से ये खबर जो है वो नशर की गई थी कि अंदरून शहर में गुंजान इलाकों में ये बुसीदा इमारतें हैं जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, जिस पर जिला इंतजामिया की जानिब से फौरी एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ जो है वो लीगल प्रोसीडिंग का आगाज जो है कर दिया गया है। लीगल प्रोसीडिंग का आगाज कर दिया जाएगा। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमत पंजाब ने सीवरेज मसाइल में घट से झंग शहर को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया। मास्टर सीवरेज प्लान के 1 अरब 32 करोड़ रुपए के मंसूबे के लिए सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि साबिक चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम के दौर में सीवरेज निजाम की बेहतरी के लिए मंजूर शुदा एक और मंसूबा खटाई में पड़ गया है। आपको अपडेट करें हैं, हुकूमत पंजाब ने सीवरेज मसाइल में घिरे झंग शहर को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया है। मास्टर सीवरेज प्लान के 1 अरब 32 करोड़ रुपए के मंसूबे के लिए सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि साबिक चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम के दौरे में सीवरेज निजाम की बेहतरी के लिए मंजूर शुदा एक और मंसूबा खटाई में पड़ गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। झंग में मुतद्दिद तरक्याती मनसूबे ताखीर का शिकार हैं और जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने झंग की आवाम के साथ एक और मजाक किया है। साबका दवार में झंग में सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए मास्टर सीवरेज प्लान तश्कील दिया गया था। नस्पाक ने सर्वे मुकम्मल किया और सर्वे के बाद जो सीवरेज का निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए 1 अरब 32 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था। 1 अरब 32 करोड़ रुपए की रकम जारी करना तो दूर की बात, पंजाब हुकूमत ने इस मनसूबे को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो ऊँट के मुंह में अजीरे के बराबर है। झंग शहर में सीवरेज मसाइल शहरियों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। गलियों मोहल्लों शहरों में सीवरेज का पानी जमा है और शहरी अक्सर मुकामात पर अपने घरों में महसूर रह चुके हैं। इस हवाले से आए रोज शहरों की जानिब से एहतजाज भी किया जाता है। पंजाब हुकूमत ने झंग को एक बार फिर नजरअंदाज किया है, जिन्होंने सीवरेज मास्टर प्लान को मुकम्मल करने के लिए बड़ी रकम देने के बजाय सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिस पर झंग इंतजामिया का कहना है कि यह रकम इंतहाई कम है। इस रकम से तो ठेकेदार काम के लिए भी आमादा नहीं हो रहा है, जिस पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जहां पंजाब के दीगर अजला को फंड्स जारी किए जा रहे हैं, वहीं पर झंग के लिए भी मास्टर जो सीवरेज प्लान है इसको मुकम्मल करने के लिए भारी रकम दी जाए, ताकि यहाँ पर जो सीवरेज मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकें और शहरी सुख का सांस ले सकें। जी, मुबशिर नकवी हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया मुबशिर आपका। हुकूमत पंजाब ने सीवरेज मसाइल में घिरे झंग शहर को एक बार फिर नजरअंदाज किया। मास्टर सीवरेज प्लान के 1 अरब 32 करोड़ रुपए के मनसूबे के लिए सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आपको अपडेट करें कि साबिक चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम साहब मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या मसला है शेख साहब? 1 अरब 32 करोड़ रुपए के मनसूबे के लिए पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए जारी किए, क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? हेलो जी शेख नवाज अकरम साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। शेख नवाज अकरम साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहिएगा कि 1 अरब 32 करोड़ रुपए के ये मनसूबे थे, सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए जारी हुए। जी, मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊंगा। ये नेस्पाक के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था म्यूनसिपल कमेटी झंग का, और ये झंग का जो टोटल प्रोजेक्ट था ये 3 अरब और 20 करोड़ रुपए का था। तो मैंने जोन्स के अंदर डिवाइड किया था, और ये उस वक्त अपना वज़ीर आला साहब जो थे वो शबाज शरीफ थे, जिनके साथ हमारा जो डन हुआ था, और उस वक्त तकरीबन फाइनल हुआ था स्कीम के लिए 37 करोड़ जो है वो इशू होंगे, तो उसके साथ फेज 1 पे काम होगा। लेकिन जैसी ये गवर्नमेंट आई, इसके बजाय इसमें क्या हमें मुझे याद है कि स्पेशल सेक्रेटरी थे लाहौर ने उस मीटिंग पे बुलाया। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी हम आपको 10 करोड़ रुपया दे सकते हैं। तो हमने उनसे कहा 10 करोड़ के अंदर तो इवन नेस्पाक की जो रिमेनिंग कंसल्टेंसी फीस है वो भी पूरी नहीं होती, तो इतने पैसे से हम क्या करेंगे? ये इशू जो है इसको इसी गवर्नमेंट के टाइम के अंदर इसको खराब कर दिया गया। और मास्टर प्लान जो बुक्स के अंदर 5 बुक्स बनाई गई थी, ये टोटल 21 अरब से ऊपर का प्रोजेक्ट था, जिसमें फेज 1 3 अरब और 20 करोड़ रुपए था। तो इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो शेख साहब, इस हवाले से अगर वज़ीर आला पंजाब की बात करें या पंजाब हुकूमत की, तो फैसलाबाद में ये उनका दूसरा हालिया दौरा था। अगले महीने वो फिर फैसलाबाद का दौरा करेंगे। तो झंग को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि झंग को सियासी तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। ये
बिल्कुल जंग को सियासी तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे इस वक्त नुमाइंदे हैं, उनके पास मिनिस्ट्रीज हैं, कुछ नहीं है। कोई भी जो है वो जंग की वेलफेयर के लिए, जंग की डेवलपमेंट, किसी को अपना पटवारी चाहिए, अपना डीएसपी चाहिए, अपने तबादले चाहिए, डेवलपमेंट को पर कोई बात नहीं करता, ना कुछ सुनने के लिए तैयार है, जो हमेशा जंग के साथ होता है। ये हमारा, आप इसको हमारी बैड लक समझे, हार्ड लक समझे, कि बिल्कुल पूरी तरह इग्नोर किया गया जंग को। ये वो स्कीम्स थी जो हम बड़ी मेहनत से लेके आए थे, इसमें वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट भी था, वो भी तकरीबन 3.5 अरब के करीब का प्रोजेक्ट था, वो भी इन्होंने जाया कर दिया। और इसी तरह इन्होंने जो ये मेगा प्रोजेक्ट था सेवरेज का, इसको भी इन्होंने बर्बाद। तो ये बिल्कुल हमें नजरअंदाज तो नहीं कर रहे, हमें तो किसी खाते के अंदर समझते ही नहीं। तो आपके जंग की अवाम के पास अब एक प्लेटफॉर्म कोर्ट क्या है, अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए ताकि फंड्स आपको इजरा हो। अगर ये आप समझ रहे हैं कि इस तरह फंड्स का इजरा नहीं हो पा रहा, फिर कहीं ना कहीं तो जाना है ना जंग की अवाम ने। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम बिल्कुल अदालत में जाने के लिए तैयार हैं, हम अपना केस बिल्डअप कर रहे हैं, हम जाएंगे। और हमें उम्मीद है जिस तरह आजकल हर फैसला जो हक का है वो अदालत में से ही हो रहा है, हुकूमत में तो अहली है नहीं कि वो कोई ऐसा फैसला करे, तो इंशाल्लाह हमें लगता है हमें अदालत में ही जाना पड़ेगा और शायद अदालत ही हमें इंसाफ देगी। इस हुकूमत से तो हमें कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, साबिक चेयरमैन बल्दिया जंग शेख नवाज अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने सारी सूरत-ए-हाल पर अपना मौक़िफ़ दिया। आगे बढ़ेंगे, चिन्योट का रुख करेंगे। चिन्योट में महकमे पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की मुबैना गफलत का मामला। मोहल्ला हाजीआबाद में मेन सीवरेज पाइपलाइन का काम ठेकेदार का अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया। सीवरेज पाइपलाइन का मनसूबा मुकम्मल न होने से इलाका सीवरेज मसाइल से दो चार है। चनियोट में महकमा पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है। मोहल्ला हाजीआबाद में मेन सीवरेज पाइपलाइन का काम ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गई। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। चनियोट में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अधूरे मंसूबे शहरियों के गले पड़ना शुरू हो चुके हैं और देखा जा सकता है कि चनियोट का इलाका मोहल्ला हाजीआबाद सीवरेज के गंदे पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। यहाँ पर साबका दौरे हुकूमत में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से जो है वो मेन सीवरेज पाइपलाइन का मनसूबा शुरू किया गया, लेकिन अफसरान और ठेकेदारों की मुबैना गफलत के बायस जो है वो ये मनसूबा जो है वो ताहाल तामीरात नहीं हो सका, जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि इलाका भर जो है वो गंदे पानी में इलाका मकीन शदीद परेशान है। आप देखिएगा पूरा इलाका जो है वो गंदे पानी में डूब रहा है, घरों की बुनियादें खोखला हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये मोहल्ला हाजीआबाद के हम रहायशी हैं जी। इधर ये गटर का बहुत हमें मसला है, बहुत ज़्यादा पानी जो सीवरेज का निज़ाम बहुत गंदा नाकश निज़ाम है। इधर आए दिन बारिशों में कोई हालात नहीं है, इधर मोहल्ले वालों के गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल बहुत गंदे हालात हैं। ये हुकूमत को चाहिए, हुकूमत की जानिब से ताहाल इन इलाका मकीनों को कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। आप बताइएगा पूरा इलाका जो है वो सीवरेज मसाइल से दुचार है। जो पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई गई थी उसको भी जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? ये बहुत जो है ना पानी से हम बहुत परेशान हैं। इधर हमारे बच्चे गिरते हैं, नमाजी के लिए जाते हैं, वो कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं, कोई पानी की निकासी नहीं है, बहुत परेशान है। खुदा के वास्ते हमारा कोई हल करें। ये एरों वालों ने हमें बहुत तंग किया, ये जगह जिसकी है उसने बहुत तंग किया हुआ। बिल्कुल पूरा इलाका मोहल्ला हाजीआबाद सीवरेज मसाइल से दोचार है। आप फोटो में भी देख सकते हैं कि गंदा पानी घरों की बुनियादों को खोखला कर रहा है। इलाका मकीनों का गुजरना मुहाल हो चुका है। मुतअद्दिद बार इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज भी किया गया है, लेकिन अफसरान की जानिब से ताहाल इस इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत से यह मुतालबा कर रहे हैं कि मोहल्ला हाजीआबाद में जो मेन सीवरेज पाइपलाइन जो है वो उसका मनसूबा शुरू किया गया था उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और सीवरेज मसाइल को हल किया जाए ताकि इलाका मकीन सुख का सांस ले सके। जी ठीक है अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर की कराची स्टेट बैंक ओहदेदारान से मुलाकात हुई। फैसलाबाद शहर में बंद पड़े यूनिट्स की बहाली से 1.5 लाख नौकरियां मिलेंगी और हुकूमती खजाने को $1.5 अरब का फायदा पहुंचेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर की कराची स्टेट बैंक के ओहदेदारान से मुलाकात। फैसलाबाद शहर में बंद पड़े यूनिट्स की बहाली से 1.5 लाख नौकरियां मिलेंगी और हुकूमती खजाने को $1.5 अरब का फायदा पहुंचेगा। शिराज भट्ट अपडेट करेंगे। रोज से हम सिक यूनिट के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं वक्तन और सिक यूनिट जिस तरह के फैसलाबाद में इस वक्त काफ़ी बड़े बड़े ऐसे यूनिट्स हैं जिनकी बहाली से बहुत सारा रोज़गार बहाल हो सकता है, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और इसके ऊपर गुज़िश्ता कई अरसे से मीटिंग्स जो हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम की ज़ेरे निगरानी जो है वो इस वक्त जारी हैं और अब वो खुद भी फिजिकली कराची में
स्टेट बैंक मुलाकात करके आए हैं, कुछ अहम मुलाकातें उन्होंने की हैं स्टेट बैंक में भी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन सेंट्रल मरकजी दफ्तर जो है वहाँ पर भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। जावेद बलवानी जो कि उनके ग्रुप लीडर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। किन अमूर के ऊपर गुफ्तगू हुई, सिख यूनिट्स को किस तरह से बहाल किया जा सकता है, ये बंद पड़े यूनिट्स जो हैं वो हमारी मुईशत के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए किस हद तक मुफीद साबित हो सकते हैं, जानते हैं। राना सिकंदर आजम मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, कराची में आज आपने जो मुलाकातें अब अहम करके आए हैं, इसका खुलासा कीजिए। स्टेट बैंक में जो आपकी मुलाकातें हुई हैं सिख यूनिट्स के लिए, अब फाइनली क्या डिसाइड हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब, सबसे पहले तो मैं फैसलाबाद के उन जो सनतकार हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करूँगा, और ख़ास करके फैसलाबाद शहर को भी, वो इसलिए, और पाकिस्तान को भी आज ये ऐसा मुबारक है दिन कि जिसमें कम से कम 1.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा और 1.5 बिलियन, 1.5 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट हैं वो आपकी चलेंगी। और उसमें हुआ क्या है कि ये तमाम यूनिट जो थे ये एक्सपोर्ट बेस थे और एक्सपोर्ट पे ही ये रिलाई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ने मडियाकर का रोल प्ले किया और उन बैंक्स के साथ जो मामलात थे जो पिछले 15 साल से कहीं पे सेटल नहीं हो रहे थे, वो कल सारे आज हमने सेटल कर लिए हैं। और ये जो हमारी 2 दिन की उनके साथ मीटिंग रही हैं उसमें तमाम अमूर ज़ेरे गौर आए और सेटल हो गए हैं। अब उम्मीद हो चली है कि इंशाअल्लाह ताला चंद महीनों नहीं दिनों के बाद ये यूनिट जो है बहाली की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, इससे आपने बताया कि 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। फैसलाबाद की बात कर रहे हैं। फैसलाबाद, सिर्फ फैसलाबाद में 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और पाकिस्तान को 1.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट मिलेगी। 2 हैं इसमें बहुत बड़ी मेजर अचीवमेंट्स जो हैं वो मैं समझ। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन PHMA में आपकी मुलाकातें हुई हैं जो हौजरी ओहदेदारान के साथ, उसके हवाले से बताएं। मेरी कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट आगा शहाब के साथ और जो सेंट्रल चेयरमैन है हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जावेद बलवानी, उनके वफूद के साथ बाकायदा मेरी ना मुलाकातें हुई हैं। और उसमें जो एजेंडा पॉइंट था वो ये था कि जो 7.5 सेंट बिजली रेट है इस पर हम सब ने मिल के एक दोबारा तहरीक चलानी है और इसको वापस लेके। ठीक है सिराज भट्ट, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बहुत बड़ी मेजर अचीवमेंट्स जो हैं वो मैं समझ। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन PHMA में आपकी मुलाकातें हुई हैं जो हौजरी ओहदेदारान के साथ, उसके हवाले से बताएं। मेरी कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट आगा शहाब के साथ और जो सेंट्रल चेयरमैन है हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जावेद बलवानी, उनके वफूद के साथ बाकायदा मेरी ना मुलाकातें हुई हैं। और उसमें जो एजेंडा पॉइंट था वो ये था कि जो 7.5 सेंट बिजली रेट है इस पर हम सब ने मिल के एक दोबारा तहरीक चलानी है और इसको वापस लेके। ठीक है सिराज भट्ट, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे एक अफसोसनाक खबर के हवाले से। जड़ावाला में मुजरे सेहत चूरी खाने से एक ही घर के 6 अफराद अस्पताल पहुँच गए। मुतासरा अफराद में 5 बच्चे और एक खातून शामिल है। जहरीली चूरी खाने से मुतासर होने वालों में 20 साला आमना बीबी, 6 साला अली हैदर और 4 साला अब्बास, 7 साला फातिमा, 3 साला ईमान और 6 साला शहरबानो शामिल हैं। जड़ावाला में मुजरे सेहत चूरी खाने से एक ही घर के 6 अफराद अस्पताल पहुंच गए। मुतासर अफराद में 5 बच्चे शामिल और साथ आपको ये बताएं कि एक खातून भी शामिल है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। फैसलाबाद में दोस्त अपने ही हमसाए दोस्त को लड़की बनकर ब्लैकमेल करता रहा। FIA ने मुलजिम को धर लिया। दोस्त अपने ही दोस्त की नाजेबा वीडियोस भी मंगवाता रहा। आपको अपडेट करें हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। फैसलाबाद में दोस्त अपने ही हमसाए दोस्त को लड़की बनकर ब्लैकमेल करता रहा। FIA ने मुलजिम को धर लिया। दोस्त अपने ही दोस्त की नाजेबा वीडियोस भी मंगवाता रहा। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियां। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। फैसलाबाद में दोस्त अपने ही हमसाए दोस्त को लड़की बनकर ब्लैकमेल करता रहा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ अली रजा मौजूद हैं। जी अली रजा, ये क्या मामला है?
हाँ जी बिल्कुल, दोस्त ने लड़की बनकर अपने ही दोस्त को लूट लिया। एफआईआर के मुताबिक मुलजम ने लड़की बनकर दोस्त से नाजेबा तस्वीरें भी मंगवाता रहा और 2 साल मुलजम अपने ही दोस्त को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरता रहा। मजेदार की बात यह है कि जो दोस्त है वो मुलजम अपने दोस्त से ही जिनसी तल्लुकात करना चाहता था। मुसाफिर शख्स दोस्त होने के नाते मशवरा भी उसी मुलजम से लेता था, जिसको उसने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसने अपना जो जुर्म का इतराफ करते हुए ये बताया कि वो इस तरीके से इसको ब्लैकमेल करता रहा और इससे वीडियो जो है वो मंगवाता रहा, उसके बाद से पैसे भी बटोरता रहा। इसकी बिना पर एतराफ जुर्म करते हुए उसने ये कहा कि अपनी उस गलती पे वो शर्मिंदा है, आइंदा इस चीज से वो माफी चाहता है अपने दोस्त से। लेकिन जो उसका दोस्त, उसका ये कहना है कि मुझे बारहा ये ब्लैकमेल करता रहा, लड़की बनके मुझसे बातें करता रहा, बातें करने के बाद मुझसे इसने नाजेबा तौर पर जो है वीडियो मंगाई है वो उसको पहले डिलीट कर उसके बाद मैं देखूंगा कि सुलह करनी है नहीं करनी। लेकिन इसके बावजूद जो दोस्त है वो अभी अपने दोस्त को जो है वो पागल बनाता रहा और वो जो दोस्त एक ही गली में रहते हैं, हमसाया जो दोस्त था, शाम के वक्त वो फ्री होने के बाद दोनों दोस्त बाहर बैठते थे और इस बात को डिस्कस करते थे कि ये जो वीडियो है इस तरीके से लड़की मुझसे मांग रही है, और वो उसको दोस्त ये मशवरा दिया करता था कि ठीक है आप उसको वीडियो कर दो, आगे से कोई चल पहुंच आएगा। लेकिन दोनों दोस्त जो है वो आपस में बातचीत करते रहे। इसके बाद में जब एफआईए ने उसको धर लिया और जब एतराफ जुर्म उसने किया, उसके बाद पता चला जो दोस्त था वो ही उससे जो है वो वीडियो मंगवा रहा था। ये बात तो प्यार अंधा होने से भी आगे की लग रही है। शुक्रिया अली रजा, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पार्कों के सरकारी तेल चोरी में पुलिस एहलकारों के मुलव्विस होने के बाद तेल चोरी की 3 फाइलें भी गायब कर दी गई हैं। मदीना डिवीजन की 3 फाइल्स की मुहाफिज ब्रांच से फोटोकॉपी हासिल की गई है। एसपी मदीना डिवीजन ने रिपोर्ट एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को इरसाल कर दी है। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। पार्कों के सरकारी तेल चोरी में पुलिस एहलकारों के मुलव्विस होने के बाद तेल चोरी की 3 फाइलें भी गायब कर दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ तैयब मकबूल मौजूद हैं। जी तैयब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पार्कों के सरकारी तेल चोरी में पुलिस अफसरान के मुलव्वस होने के बाद पार्कों तेल चोरी की मिसलें गायब होने का भी इंकशाफ हुआ है। अफसरान के मुलव्वस होने के बाद एसएसपी ऑपरेशन की जानिब से जो रिपोर्ट आरपीओ को भिजवाई गई थी, उस पर आरपीओ जो फैसलाबाद की जानिब से 60 से ज़ायद तफ्तीशें चेंज कर दी गई थी, जो तमाम की तमाम पार्कों के सरकारी तेल चोरी की थी। मुख्तलिफ सर्कल अफसरान को वो तफ्तीशें भिजवा दी गई थी। इसी दौरान इंकशाफ हुआ कि मदीना डिवीज़न के 6 तेल चोरी के मुकदमात की मिसलें गायब है, जिस पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन काशिफ असलम की जानिब से एसपी मदीना डिवीजन को फौरी तौर पर मरासला भिजवाते हुए कहा गया कि ये मिसलें कहाँ गायब हुई हैं, इसके मामले में। ठीक है तैयब मकबूल, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पंद्रह सितंबर से तदरीसी अमल के आगाज की तैयारियां। कॉलेजेस के बाहर कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर बारे आगाही बैनर्स अवेजा कर देंगे। गेट पर बगैर मास्क नो एंट्री के नोटिस लगा दिए गए। एक तालिब इल्म की एक सीट खाली छोड़कर सोशल डिस्टेंस बरकरार रखने का भी प्लान बनाया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से जो तालीमी अदारे बंद थे उनको दोबारा से 15 सितंबर से खोलने का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से कॉलेजेस में भी तैयारियां जो हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है। कॉलेजेस में सीटिंग प्लान के हवाले से, आगाही के हवाले से बैनर्स आवेदन किए जा रहे हैं, कॉलेजेस को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है और वहाँ पर ये नोटिस लगाए जा रहे हैं कि बगैर मास्क कॉलेजेस में दाखिला जो है वो बंद होगा। इस हवाले से तमाम जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनको इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है डायरेक्टर कॉलेजेस की तरफ से भी, जिसमें कहा गया है कि पहले से जो सीटिंग प्लान मौजूद है उसमें एक सीट छोड़कर बच्चों को बैठाया जाएगा। फर्नीचर चाहे वहां से उठाया जाए या ना, लेकिन जब बच्चों को कॉलेजेस बुलाया जाएगा 15 सितंबर से, तो वहां पर तमाम जो बच्चे होंगे वो एक सीट छोड़कर बैठेंगे। इसी तरह से तमाम बच्चों का मास्क पहनना लाजिम होगा और इसके अलावा दीगर जो इंस्ट्रक्शंस थी कॉलेज सरबराहान के लिए, उसके मुताबिक कॉलेजेस में सफाई सुथराई का इंतजाम किया जा रहा है ताकि जैसे ही तालीमी अदारे खुले तो बच्चों को साफ सुथरा माहौल मिले। और चूंकि कोरोना के बचाव के साथ साथ डेंगू के इकदाम भी किए जा रहे हैं, तो कॉलेजेस में डेंगू डेस्क जो हैं, डेंगू काउंटर जो हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं ताकि डेंगू के हवाले से भी सेंसिटाइज रखा जाए बच्चों को और स्कूल को, कॉलेजेस को, तालीमी अदारों को डेंगू के मुमकिन लालों की अफसाइश गाहें जो हैं उनको तल्फ किया जाए। इस हवाले से सफाई सुथराई के अहकाम जो दिए गए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उन पर अमल दरामद करना, जिसको देखते हुए कॉलेजेस में भी सफाई मुहिम जो है शुरू कर दी गई है। और इसके अलावा कोरोना वायरस के हवाले से खुसूसी तौर पर तमाम
तमाम मुलाजमीन को इंस्ट्रक्शन है कि कॉलेज में जो भी दाखिल होगा, चाहे वो मुलाजिम हों या तलबा हों, उनके हाथ जो हैं वो सैनिटाइज़र से उनको साफ़ करवाया जाएगा और इस तरह से मास्क पहनना उसको लाजिम करार दिया गया है कॉलेज में एंट्री के वक्त। इसी तरह तमाम जो कॉलेज सरबराहान हैं वो मुतहरिक हैं और कॉलेज की सफाई सुथराई समेत कोरोना के इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं ताकि 15 सितंबर से जब तालीमी इदारे खुले तो बच्चों को बेहतरीन और महफूज माहौल में असर आए। जी ठीक है जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। तोबा टेक सिंह में स्कूल्स के खुलने से कबल असातिज़ा के कोरोना टेस्ट शुरू हो गए। गवर्नमेंट इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल के असातिज़ा के टेस्ट किए गए। ब्यूरो चीफ वकार घुमन अपडेट करेंगे। गवर्नमेंट इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल टोबा टेक सिंह, जो कि टोबा टेक सिंह का सबसे बड़ा स्कूल है, यहाँ पर आज स्कूल ओपन होने से पहले जो यहाँ का स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, उनकी कोरोना के लिए सैम्पलिंग की गई है, उनके टेस्ट किए गए हैं, कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इस वक्त सीईओ एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर काशिफ भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये रैंडम आप मुख्तलिफ स्कूलों में जाके कर रहे हैं या तमाम स्कूलों के लिए मैंडेटरी है? जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हमें मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी हदायत थी कि कुछ हमें रैंडम स्कूल हम 4 या 5 जो है ना ज़िले के सिलेक्ट करके उनके सब टीचर्स के कोरोना के हमने टेस्ट मतलब एडवाइस किए और सबके हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज गवर्नमेंट इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल है, रजाना का स्कूल है, कल हम इंशाल्लाह पीर महल और संदीलियाँ वाली करेंगे। इसी तरह कमालिया और गोजरा के भी हमारे स्कूल हमारे हैं। यहाँ पर आज हमने तकरीबन कोई 38 के करीब राउंड अबाउट टीचर्स के हमने ना कोरोना सैंपल लिए हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर सीईओ एजुकेशन रफ्ताब अहमद भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने स्कूल हैं आपके पूरे ज़िले में और एसओपीज़ के हवाले से क्या टीचर्स को खास तौर पे क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उसमें जो हमारी मैक्सिमम एनरोलमेंट है, जहाँ पे उन्होंने हमें अदालत दी है, हम उन तमाम टीचर्स के अभी तो रैंडमली टेस्ट करा रहे हैं। जैसे हमने कल कराए थे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 टोबा टेक सिंह और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2 टोबा टेक सिंह, कल तमाम टीचर्स के टेस्ट किए थे। आज इसी तरह हमारे टेस्ट जारी हैं और ये गवर्नमेंट इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल है, फिर अभी टीम या गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रजाना के टेस्ट होंगे और वो सैम्पलिंग जो है वो डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ हैं और जो उनकी टीम है जो वहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं और टीचर्स बड़े विलिंगली टेस्ट करा रहे हैं अपने। वो कहते हैं कि हमारे टेस्ट किए जाएँ ताकि हमें पता चले और इसी तरह सारे एसओपी बता दिए गए हैं टीचर्स को भी ताकि बच्चों को जो बच्चे आए उनको हम कैसे वेलकम करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारी तैयारी मुकम्मल है और एसओपी जो गवर्नमेंट ने दिया उस पर अमल दरामद भी होगा और साथ साथ उनकी पढ़ाई भी जारी रहेगी। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट ने जो एसओपीज़ दिए हैं उस पर अमल दरामद होगा। स्कूलों में पहले मरहले में नहम और जो दहम की क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे, मास्क पहनना लाजमी होगा, घर से पानी की बोतल वो अपनी लेके आएंगे, किसी से हैंडशेक नहीं करेंगे। ये जो बड़े जो एसओपी हैं ये इनको बता दिए गए हैं कि टीचर्स भी मास्क पहनेंगे, तमाम स्टाफ तमाम तलबा मास्क पहनकर स्कूल में दाखिल होंगे और तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। जी वकार, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद का रुख करेंगे। डेंगू के वार का खतरा, सूबाई वज़ीर सेहत ने कब्रिस्तान, मसाजिद और दीगर मकामात को हॉटस्पॉट्स में शामिल करने का हुक्म दे दिया। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की सदारत में एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर अजला में मजमूई तौर पर डेंगू के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया गया। फैसलाबाद से कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और महकमा सेहत के मुख्तलिफ ऑफिसर्स वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शरीक हुए। इस हवाले से बताया गया कि मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कारकर्दगी तो बेहतर है, लेकिन PHA समेत फैसलाबाद में कई एक महकमे ऐसे हैं जिनकी जानिब से सर्विलेंस बेहतर अंदाज में नहीं की जा रही। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि समुद्री और जड़ामाला की जो मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं और वहाँ पर काम करने वाला अमला है उनकी जानिब से भी इंडोर सर्विलेंस बेहतर नहीं है। इसके साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से भी बेहतर कारकर्दगी पेश ना की गई, जिस हवाले से फैसलाबाद समेत पंजाब भर के कई इलाकों में जो महकमे हैं उनकी कारकर्दगी नाकस पाई गई, जिस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ना सिर्फ तमाम महकमों को खबरदार किया बल्कि इसके साथ साथ ये भी कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुख्तलिफ जगहों पर सर्विलेंस में कमी ना आए। आने वाले दिनों में हो सकता है मज़ीद बारिशें हों, दर्जा हरारत तो कम होगा ही और रुके हुए पानी में डेंगू का लार्वा जो है वो परवरिश पा सकता है। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कहीं पर भी डेंगू का मरीज़ जो है वो अगर नज़र आता है तो उसके हवाले से बेहतर इक़दाम किए जाएँ और जहाँ पर भी लार्वाज मिलें और मच्छर है उनके खिलाफ भी जो है सूरत हाल और जो सर्विलेंस है उसको बेहतर किया जाए। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना था कि डिवीज़न के चारों डिप्टी कमिश्नर इस बात पर जो है वो मुतफिक
हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जहाँ कहीं लार्वा मिल रहा है उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। जी ठीक है रमजान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मईशत को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने का मिशन, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का गाड़ियों के टोकन टैक्स की वसूली के लिए ई पेमेंट निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। 1 महीने के दौरान एक्साइज फैसलाबाद ने ई पेमेंट के जरिए 9 मिलियन रुपए की टैक्स वसूलियां कर ली है। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से मईशत को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमती हिदायत पर ये इकदाम उठाए जा रहे हैं और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से गाड़ियों का जो टोकन टैक्स है उसकी कैश वसूली गुज़श्ता महीने ही बंद कर दी गई थी और सिर्फ ई पेमेंट के जरिए टोकन टैक्स की वसूलियाँ की जा रही हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से अब तक 9 मिलियन रुपए की टैक्स वसूली की गई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन शेख अरशद हमीद साहब मौजूद हैं। शेख साहब बताइएगा कि एक तो जो ई पेमेंट के ज़रिए वसूलियाँ की जा रही हैं और दूसरा जो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से टैक्सेशन के निज़ाम को ई पेमेंट की तरफ लेके जाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मौजूदा हुकूमत में हमारे मिनिस्टर साहब और एक सेक्रेटरी साहब ने रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए हैं और ये सब जो हैं आवाम की सहूलत के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए हैं, जिसमें ये हमने कैश पेमेंट बंद कर दी है और सारी पेमेंट जो टोकन टैक्स की जो मद में आती है वो सब ई पेमेंट के ज़रिए हो रही है और कामयाबी से जा रही है। जुलाई अगस्त में हमने तकरीबन 9 मिलियन रुपीस फैसलाबाद में इकट्ठे किए हैं इस मद में और ये बड़ा सिंपल तरीका है। प्ले स्टोर में जाके बंदा ई एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसके ज़रिए फ़ायदा उठा सकता है। जी बिल्कुल, शफाफियत और टैक्सेशन के निज़ाम को मौसर और आसान बनाने के लिए ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ई पेमेंट के ज़रिए कोई भी शहरी अपने घर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन ऐप के थ्रू अपना टैक्स अदा कर सकता है और अब तक 9 मिलियन रुपए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से टोकन टैक्स की मद में इकट्ठे कर लिए गए हैं। उमैर अजमत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको ये बताएं कि रेलवे गोदाम पार्किंग स्टैंड को लीज पर देने का फैसला, टेंडर जारी, नीलामी 26 तारीख को होगी। पार्किंग स्टैंड को लीज पर देने से महकमे को लाखों रुपए सालाना रेंट वसूल होगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस अली, आगाह कीजिएगा। महकमा रेलवे की जानिब से अहम फैसला किया गया है। राजबाग रोड पार्किंग स्टैंड को लीज पर देने के हवाले से टेंडर जारी कर दिया गया है। 26 तारीख को जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जो है वो नीलामी होगी और नीलामी के बाद जो है अब वो पार्किंग स्टैंड को 4 साल लीज पर दिया जाएगा और सालाना जो है वो लाखों रुपया महकमा रेलवे की जानिब से रेंट वसूल किया जाएगा। इसी हवाले से रेलवे हुकाम का यही कहना है कि राजबाग रोड पार्किंग स्टैंड पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो प्राइवेट अफराद काबज थे, अब जो है वो पार्किंग स्टैंड को वागजार करवा लिया गया है और बाकायदा तौर पर बजरिया टेंडर लीज पर दिया जा रहा है ताकि रेलवे के सालाना रेवेन्यू में भी बेहतरी आए और जो पार्किंग स्टैंड है वो माहाना जो है वो रेलवे को आमदन दे। जी ठीक है अवैस अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन के लिए तलब किए गए ग्रेड 17 और इससे ऊपर अमला की तफसीलात डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी, जबकि ग्रेड 5 से 16 तक के अमला की तफसीलात तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों से तलब कर ली हैं। आज़ादार हुसैन अपडेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन के लिए महकमा सेहत इंतजामिया से जो तफसीलात हैं वो तलब कर ली गई हैं कि अमला जो है वो फराम किया जाए। कितना अमला महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से फराम किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ग्रेड 17 से ऊपर 229 के करीब हमारे पास डॉक्टर्स थे सारे, जिनकी लिस्टें हमने भिजवा दी हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में और इसके अलावा जो 5 से लेकर 16 तक के हैं उनकी लिस्टें हमने मंगवा ली हैं अपने तमाम हॉस्पिटल से। जो ही वो आएंगी तो उस हमले को भी भिजवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ग्रेड 5 से लेकर 16 तक की जिस तरह ही लिस्टें मौसूल होंगी तहसील हेडक्वार्टर्स वालों इंतजामिया की जानिब से, तो वो भी डिप्टी कमिश्नर को फराम कर दी जाएंगी। ताहम महकमा सेहत इंतजामिया का यह भी कहना है कि 75% जो मुलाजमीन हैं वो बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब किए गए हैं। ताहम 25% जो अमला होगा उससे आज़ादार हुसैन, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। भवाना को रुख करेंगे। बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे के तहत लगने वाले पौधों को मुबैना जहरीली स्प्रे कर दी गई।
कुछ पौधे और दरख्त खुश्क हो गए और कुछ सूखने के करीब हैं। जबकि टाइगर फोर्स के रजाकारों की कार्रवाई के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे फखर दीवान से। जी फखर, आगाह कीजिएगा। भोना के इलाके चक नंबर 239 दल्लोवाली में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन और बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के फलों के लिए लगाए जाने वाले दरख्तों पर गांव के बासर अफराद की तरफ से जहरीली स्प्रे कर दी गई, जिसकी वजह से कई दरख्त जो है वो सूख चुके हैं और कई सूखने के बिल्कुल करीब है। दरख्त गांव की टाइगर फोर्स की तरफ से लगाया गया। मेरे साथ मौजूद है टाइगर फोर्स के नुमाइंदे, मजीद इनसे हवाल जानते हैं कि क्या हुआ। मैं टाइगर फोर्स का वर्कर्स हूँ। मैंने ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान और एसी साहब की हिदायत पर ये पौधे लगाए। इस पर बासर इंसान शौकत हुसैन वालिद गुलजार हुसैन ने जहरीली स्प्रे करके इनको तबाह कर दिया। कोई दरख्त सूख गए और कोई सूखे जा रहे हैं। मैंने बाद में एसी साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने मार करके अपना SHO साहब के पास भेजा, जिसके ऊपर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर कुछ न कुछ किया जाए ताकि उसको पता चले कि बाद में इसे ये नुकसान है या नुकसान क्यों इसने किया है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि दरख्त जो है वो सूख चुके हैं, जिस पर उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर भोना को दरख्वास्त दी है, जिस पर उन्होंने SHO थाना लगराना को दरख्वास्त मार की है, मगर अभी तक जो है वो कार्रवाई नहीं की गई है। टाइगर फोर्स के नुमाइंदों ने मुतालबा किया है कि गाँव के बासर अफराद के खिलाफ जल्द अज जल्द जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है फखर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद में सिट्रस के बागात को लगने वाली बीमारियों के मुतालिक अयूब रिसर्च हुकाम की अहम हिदायत। बारिशों का पानी खेतों में ज्यादा देर खड़ा ना होने दिया जाए, वरना फल और पौधा सूख सकते हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर सिट्रस की, तो अभी सिट्रस की जितने भी फैमिली के फ्रूट्स हैं मार्केट में आने के लिए तैयार हैं। इसमें जो ग्रेप फ्रूट है या मीठा है वो तो मार्केट में आ चुका है, बाकी किन्नू या दूसरे जो इसके जितने भी फ्रूट हैं वो मार्केट में आने के लिए तैयार है। हमारे साथ यहाँ पर डायरेक्टर सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट मोहम्मद नवाज मेकर मौजूद है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पौधों को बीमारी लग जाती है उसकी वजह से फ्रूट ऊपर ही सूख जाता है या टहनियाँ सूख जाती हैं, तो ये कौन सी बीमारी है, इसका हल किस तरह से काश्तकार निकाल सकता है, मेकर साहब आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिट्रस का फल एक ऐसा फल है जिसको एवरग्रीन पौधा होता है और इसका फल जो है फरवरी में फूल लगता है और अगली फरवरी यानी कि पूरा साल पौधे के ऊपर रहता है। और इसमें राउंड द ईयर फल पे ऊपर और पौधे के ऊपर मुख्तलिफ बीमारियाँ मुख्तलिफ औकात में मौसम के हिसाब से यानी कि मानसून के हिसाब से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बीमारियाँ हमला करती हैं। तो इसको एक्सपोर्ट क्वालिटी पैदा करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब जिस किस्म का मौसम हो, जो बीमारी इस पे अटैक करे या जो कीड़ा सिट्रस के पौधे पे अटैक करे, उसका बर वक्त तदारक बहुत ज़रूरी है, वरना हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का फ्रूट कभी भी पैदा नहीं कर सकते। ये जो आजकल मौसम चल रहा है, क्योंकि इस दफ़ा लकीली या अनलकीली मानसून में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि जो ज़्यादा बारिशें हैं वो भी सिट्रस के फ्रूट के लिए और पौधे के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि इसके पौधे को भी बचाएं, इसकी तनें और जड़ें जो हैं खास। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फिलवक्त इतना ही।